सभी लोगों का स्वागत है मैनेजमेंट बाय सूर्यांशु के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। गाइज आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 को, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले पार्ट को आज हम करने वाले हैं जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो दोस्तों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम चूंकि हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो हम एक एक चीज़ को कवर करते चलेंगे, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बट मैं आपको बता दिया करूंगा कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर आपको लगता है आपको स्किप करना तो आप वो कर सकते हो। शुरू करते हैं। तो जानने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बिजनेस होता क्या है। तो गाइस बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। बिजनेस इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विथ द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय पीपल। इट इज सेंट्रल टू आवर लाइव्स एंड हैज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन आवर डेली लिविंग। तो गाइस बिजनेस एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर ये होता है वो एक्टिविटीज जो कंसर्न होती हैं कमाई से रिलेटेड, मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। जो आप कमाने के मोटिव से कर रहे हो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। अब बिजनेस का हमारी डेली लाइफ के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है क्योंकि हम लोग डेली कुछ ना कुछ खरीदते हैं, डेली कुछ ना कुछ हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं अपने घर पर, जो कि हम लोग कहीं से खरीद के लाए हैं और वो कहीं ना कहीं किसी बिजनेस को प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। अब बिजनेस 4 चीजें इंक्लूड करता है। जो सबसे पहली चीज वो इंक्लूड करता है वो होता है हमारा प्रोडक्शन या परचेज ऑफ गुड्स का, ठीक है। सबसे पहले या तो हम खुद का गुड बनाते हैं या तो हम उसको कहीं से खरीद के लाते हैं। जैसे कि अगर मिठाई है तो मिठाई मैं अपनी खुद की बना भी सकता हूँ या बाहर से खरीद करके भी ला सकता हूँ बेचने के पर्पज से। दूसरा यहाँ पर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं लेकर के आया तो मैं उसको किसी ना किसी को दूंगा, तो जिस माध्यम से मैं दूंगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कहते हैं। जैसे कि अगर कंपनी कुछ बना रही है और बनाने के बाद में वो उसको होलसेलर को दे रही है, होलसेलर उसको रिटेलर को ले जाकर के दे रहा है, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन होता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास आ जाता है यहाँ पर एक्सचेंज। एक्सचेंज के अंदर हमारे पास 2 चीजें आती हैं, मॉनेटरी और बार्टर। मॉनेटरी वो होता है जहां पर आप लोग कुछ पैसे दे रहे हो किसी चीज को खरीदने के लिए, वहीं बार्टर वो होता है जहां पर आप अपना कोई सामान दे करके किसी दूसरे का कोई सामान ले रहे हो। यहाँ पर गुड्स के लिए गुड्स खरीद लिए जाते हैं। ये पुराने टाइम में यूजुअली होता था, आज भी एग्जिस्ट करता है बट बहुत कम, ठीक है। आखिरी हमारे पास आ जाता है कंजम्पशन टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। तो ये हमारा सबसे आखिरी एक्टिविटी है जो मतलब यहीं से तो हमारा मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है। लोग हमारे गुड को खरीदते हैं अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि अगर कपड़ा हो गया, खाना पीना हो गया, तो मैं वो अपनी नीड के लिए ले रहा हूँ, अपनी नीड के लिए यहाँ पर मैं उसको खरीद रहा हूँ, ठीक है। और वहीं अगर मैं मान लो मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो जिससे मुझे मजा आ रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे मूवी देखनी है, तो वो मेरी वांट हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 चीजें आ जाती हैं, कंजम्पशन टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट। इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। ऐसा एक चार्ट आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ होगा, ठीक है, जहां पर सबसे पहले आ जाता है आपका प्रोडक्शन या परचेज, ठीक है। दूसरी चीज आपकी आती है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद में आता है आपका एक्सचेंज, ठीक है। और एक्सचेंज के बाद में आता है आपका कंजम्पशन। मैंने आपको चारों के चारों एकदम अच्छी तरीके से बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर छोटी सी चीज आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, डिवीजन ऑफ इनकम, ठीक है। इनकम कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। गाइस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 तरीके के होते हैं जहां पर हम लोग इनकम को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा लैंड, दूसरा होता है हमारा लेबर, तीसरा होता है हमारा कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योर। जो हमारा लैंड है वो हमारी वो जमीन होती है जहां पर हम लोग इस बिजनेस ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। लेबर हमारा होता है जो लोग हमने लगाए हैं उस काम को अंजाम देने के लिए। और कैपिटल आता है हमारा पैसा हो गया, हमारा मशीनरी हो गया, हमारे जो बहुत मतलब हम लोग अपनी तरफ से जो भी एसेट उसके अंदर बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं उसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। और वहीं हमारा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करा रहा होता है, पूरे ओवरऑल बिजनेस को एग्जीक्यूट करा रहा होता है, वो हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है, ठीक है। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से कि जैसे आज की डेट में आप लोग हमारा इंडिया देख रहे हो, तो हमारे इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो जीडीपी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मगर पर कैपिटा इनकम आज भी बहुत ज़्यादा कम है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में।
तो क्या हमेशा से ऐसा था? नहीं, हमेशा से ये स्थिति नहीं थी हमारे देश की। हमारा देश पहले काफ़ी ज़्यादा रिच था। ये हमारे देश को सोने की चिड़िया भी बोला जाता था, और इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है इंडिया हैड अ गोल्डन ट्रेडिंग हिस्ट्री। तो आपकी बुक से मैंने उठाया है, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं कि हमारी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे मतलब कंट्री के, हमारे जो एंशियंट इंडिया था उसकी बैकबोन थी, हमारे एंशियंट इंडिया के इकोनॉमी की बैकबोन थी, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ही तरीके के रास्तों का इस्तेमाल किया जाता था, लैंड के रास्तों का भी और पानी के रास्तों का भी, दोनों का, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर सिल्क रूट एंड मैरीटाइम ट्रेड वर प्रोमिनेंट। तो सिल्क रूट, अब चूंकि मैं इंटरेस्ट के लिए ये वाला टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो आप लोग जान ही लो सिल्क रूट क्या होता है। तो सिल्क रूट जो है ना, इसका नाम सिल्क रूट है, इसका मतलब ये नहीं कि इस पर सिर्फ सिल्क ट्रेड होता था। एक्चुअली इसका नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा क्योंकि सिल्क एक बहुत हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट था पूरे ही वर्ल्ड में, ठीक है। और ये चाइना के अंदर बनता था, ठीक है। अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड में रहता था तो इसके लिए ट्रेड के रास्ते खुले, ठीक है। और इन रास्तों से सिल्क का जो है यहाँ पर ट्रेड किया जाता था। ये जो रास्ते थे ना, ये बहुत सारे रास्तों को मिला करके बनाया गया था, ये कोई एक सिंगल रोड नहीं थी, ठीक है। और ये बात है अराउंड 2nd सेंचुरी की, ठीक है। तब के टाइम पे इसमें ट्रेड किया जाता था। और सिल्क के अलावा इसमें से हॉर्सेस, प्रेशियस स्टोन, मेटल, स्पाइसेस, परफ्यूम, ग्लासवेयर, टेक्सटाइल्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रेड की जाती थी, ठीक है। मेन रीजन जो यहाँ पर कनेक्ट थे, चाइना सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता था, इंडिया से कनेक्ट करता था, मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करता था, यूरोप से कनेक्ट करता था, ठीक है। तो ये था हमारा जो सिल्क रूट था, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, जो कि है फैमिली बेस्ड वर्कशॉप्स, कारखानाज वर्क की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो कारखाने होते थे पुराने टाइम के अंदर, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती थी, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग का रोल वो प्ले करती थी। और ये फैमिली बेस्ड वर्कशॉप्स होती थी, मतलब इन्हीं फैमिली बेस्ड वर्कशॉप को कारखाना बोलते हैं, ठीक है। ये कोई परिवार होता था जो अपने खुद का फैमिली बिजनेस होता था एक तरीके का, ठीक है, जो एक बहुत ही ज़्यादा उस समय मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में प्रोमिनेंट रोल प्ले करता था, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गुड्स ट्रेडेड इंटरनली एंड टू फॉरेन लैंड्स, ठीक है, टू जनरेट सरप्लस इनकम। हमारा जो सामान है हमारे देश में तो बिकता ही था, मगर साथ ही साथ विदेशी ज़मीन पर भी जाता था और वहाँ से भी हमारे को बहुत ही अच्छा सरप्लस इनकम जो है मिलता था। अगला अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आता है द हुंडीज एंड चिट्टीज सिस्टम, ठीक है। हुंडी सिस्टम की बात करूँ तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, या फिर मतलब मैं बोलूँगा सिमिलर ही है हमारे आज के बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, या फिर हमारे जो चेक्स होते हैं उनके सिमिलर है ये, ठीक है। हुंडी हमारा हो गया। और चिट्टीज़ की बात करूं तो ये मतलब एक तरीके से कंसर्न था हमारा सेविंग्स के लिए, सेविंग्स और क्रेडिट सिस्टम के लिए हमारा कंसर्न था, ठीक है। जैसे कि लोन वगैरह लेना है आपको तो उससे रिलेटेड ये कंसर्न था। इसमें होता क्या था कि कुछ लोग अपना एक ग्रुप बना लेते थे, उसमें एक फिक्स अमाउंट वो रेगुलरली जमा करते थे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता था कि जिसको ज़रूरत होती थी उसको ये दे दिया जाता था एक लोन के तौर पर, ठीक है, बिना बैंक के किसी रोल के, ठीक है। और साथ में ऐसा भी होता था कि जैसे कोई इसमें से विनर चूज़ कर लेते थे, जैसे कि आप सभी लोगों ने पैसे इकट्ठा किए और उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट बना लिया, और उसके बाद में उसमें से आप लोग कोई विनर अनाउंस कर रहे हो लॉटरी करके, ठीक है। इस तरीके से भी इसमें होता था चिट्टी सिस्टम के अंदर, ठीक है। बेसिकली ये एक ट्रेडिशनल सेविंग्स एंड क्रेडिट सिस्टम था, ठीक है, आप ऐसा इसको कह सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हुंडी सिस्टम को थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, हुंडी का मतलब होता है कलेक्ट करना, ठीक है। और ये वर्नाक्युलर लैंग्वेज के अंदर होता था, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि ये हमारा यहाँ पर एनेबल करता था सेफ ट्रांसफ़र ऑफ मनी, ठीक है। सेफ ट्रांसफ़र ऑफ मनी इसलिए ताकि हमारे यहाँ थेफ्ट को अवॉइड किया जा सके, बिकॉज पुराने टाइम के अंदर जब बहुत सारा पैसा एक साथ लेके जाया जाता था या फिर बहुत सारा सामान वगैरह कुछ भी लेके जाया जाता था, तब डाकुओं का खतरा बहुत ज़्यादा होता था और चोरी चकारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, ठीक है। इसीलिए हुंडी सिस्टम का इजाद यहाँ पर किया गया था। ये वाली टेबल आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो गाइस यार बात करते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है इंडिया शेयर इन वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो फर्स्ट एडी के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन था 32% का, जो कि लार्जेस्ट रीजनल कंट्रीब्यूटर था। 1000 एडी में भी सेम ही हमारा मतलब ये मेंटेन रहता है, ठीक है। नॉट बैड, 32% बहुत ही ज़्यादा बड़ा। सोच रहे हो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी का 32% अगर एक कंट्री होल्ड कर रहा है तो उसका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस होगा, और इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया भी बोला जाता था उस टाइम में। फिर 15,000 एडी आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा घटा है, बट फिर भी इट इज़ नॉट बैड, ठीक है। बाकी यहाँ पर उसके बाद में 16,000 एडी के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो 24% का है हमारा, ठीक है। 17,000 में 24% का है, मतलब सेम हमारा यहाँ पर ये चलता जा रहा है, ठीक है, 25%। लेकिन ये बाय द टाइम अगर आप देखोगे तो ये घटता गया। 1850s में ये 5 to 10% के बीच में रह गया, और उसके बाद जब हमारे ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तब ये 9.2% के अराउंड है, ठीक है। फिर 19,000 के अंदर ये 2% पर आ गया, बहुत ज़्यादा गिर गया। एंड जब ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पर था इंडिया के अंदर, तब ये 5.4% था। उसके बाद में आप लोगों को याद होगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था यहाँ पर। तो उस टाइम के दौरान 1991 में हमारा कंट्री 3.2% का होल्ड कर रहा था, और 1973 के दौर में 3% का यहाँ पर होल्ड कर रहा था। अगर आप आज का भी डेटा निकालेंगे तो ये अराउंड इतना ही कुछ निकल करके आएगा। तो ये हमारे इंडिया का शेयर है, मतलब पूरे हिस्ट्री मैंने आपको दिखा दिया इंडिया के जो शेयर है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर कितना रहा है इसका, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। तो इंडिया के मेजर ट्रेड सेंटर्स क्या थे? इंडिया के मेजर ट्रेड सेंटर्स तो इंडिया के मेजर ट्रेड सेंटर्स अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले आता है हमारा पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र को आज की डेट में हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया कमर्शियल टाउन हुआ करता था उस टाइम पर स्टोन्स के लिए, ठीक है, स्टोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ये जाना जाता था। दूसरा हमारा आता है पेशावर। पेशावर आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, वूल के एक्सपोर्ट के लिए और हॉर्सेस के इंपोर्ट के लिए और ट्रेड रूट विद चाइना एंड रोम के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था पेशावर, ठीक है। फिर आता है हमारा तक्षशिला, आज भी ये पंजाब के पाकिस्तान के अंदर है आज की डेट में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एक लैंड रूट था सेंट्रल एशिया की तरफ, ठीक है। फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक्स, बुद्धिस्ट लर्निंग, यहाँ पे बहुत कुछ होता था, ठीक है। ये एक बहुत ही मेजर सिटी थी उस टाइम पे। अगर आप आज भी इसके बारे में पढ़ोगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इंद्रप्रस्थ की बात करूँ तो आज की डेट में ये दिल्ली है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। कमर्शियल जंक्शन था, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड रूट्स आकर के मिलते थे, और इसीलिए दिल्ली शायद आज हमारे देश की राजधानी भी है, ठीक है। और हमारी हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो दिल्ली का बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा है, ठीक है। हमेशा से दिल्ली एक मेजर सिटी थी, ठीक है, जो मेजर रोल प्ले करती थी। और फिर आता है हमारा मथुरा। मथुरा हमारे यूपी के अंदर है आज की डेट में, आप जानते ही होंगे, आप लोग हमेशा घूमने जाने वाली जगह है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ट्रेड रूट जो है साउथ से कनेक्ट किया जाता था, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जानी मानी जगह, वाराणसी आ जाता है फिर, और ऐसे ही हमारे बहुत ही सारे अन्य जो हैं हमारे सिटीज़ आ जाते हैं, मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स आ जाते हैं, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। फिर आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा मतलब आज़ादी के बाद से क्या मतलब हमारे इकोनॉमी में डेवलपमेंट्स चल रही हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एम्पार्क्ड ऑन प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। 5 ईयर प्लान के बारे में आपने ज़रूरी सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा फोकस रहा है, और बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए हमारे मतलब पॉलिसीज़ के अंदर। तो देख लेते हैं यहाँ पर एम्फेसिस ऑन सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग से रेफरेंस उसी का है 5 ईयर प्लान जो है हमारे, ठीक है, जिसके चेयरमैन आई गेस पीएम होते हैं। दूसरी हम बात करें तो यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज, ठीक है। पब्लिक का इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर बढ़ाया गया है, ठीक है, बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ के अंदर। आप लोग देख ही सकते हो कि पब्लिक जो है आज की डेट में अपना पैसा सरकारी कंपनीज़ के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर पैसे लगा सकती है। तो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ाया गया है, ठीक है, उसको अलाउ किया गया है।
तीसरा हम लोग बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर किया गया है। पहले हमारे देश के अंदर हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते थे, ठीक है, आप एक हैंडीक्राफ्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और जिस वजह से उस मेहनत की वजह से उसका दाम बहुत बढ़ जाता था। लेकिन अंग्रेज बने बनाए गुड्स, मशीन से बनाए हुए गुड्स हमारे देश के अंदर ला करके बेचते थे, जो कि हमारे हैंडीक्राफ्ट से जब कम्पीट करते थे तो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे। तो हमें भी टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए यहाँ पर हमारा मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया है, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करें तो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स जैसे आईआईटी, आईआईएम, मतलब इन सारे इंस्टीट्यूट्स का सेटअप यहाँ पर किया गया है ताकि हमारी जनता भी पढ़ लिख करके थोड़ा कुछ कर पाए, ठीक है। और आखिरी में हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स भी आप लोगों को पता ही होगा, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम के ऊपर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स रन किए गए थे, हमने वेपन टेस्ट भी किया था, ठीक है। फोर्थ में बात करूं तो 1991 के अंदर इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पर एग्री किया था ड्यू टू पेमेंट क्राइसिस। उस टाइम पर हमारे देश में एक बहुत बड़ा पेमेंट क्राइसिस आ गया था, जिस टाइम पर इंडिया ने जो हमारा इंटरनेशनल बैंक है, ठीक है, वहाँ उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो कि थी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेकर के आना, उसके ऊपर हमने एग्री किया था, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूं हमारे फिफ्थ पॉइंट की, तो इसके अंदर है हमारा स्टेबलाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन हुआ, बाकी की कंपनीज भी, जो बाहर की कंपनीज है वो भी इंडिया में आई, मैकडोनल्ड्स, केएफसी वगैरह, जहाँ से आजकल आप लोग खाना पीना खाते ही हो, ये सारी विदेशी कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच एक यहाँ पर लेकर के आया गया, रीस्ट्रक्चरिंग करी गई क्योंकि अंग्रेज हमारे देश को पूरी तरीके से बर्बाद करके चले गए, ठीक है। तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर लाया जाए, ठीक है। स्टेबलाइजेशन, हमारी सरकार स्टेबल हो, हमारा सिस्टम स्टेबल हो, उसके ऊपर एक बहुत प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया, बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लाए गए, जैसे कि इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन जिससे हो, ठीक है, इंडिया को डिजिटलाइज किया जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हमारी आ जाती हैं। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आज हमने हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट कवर कर लिया, हालांकि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मैं खुद आपको बोलूँगा, क्योंकि इससे बोर्ड्स में बहुत कम सवाल आते हैं। और अगर आप बोर्ड्स में, मतलब बोर्ड्स बोल रहा हूँ, आपका जो क्लास 11th के एग्ज़ाम्स होते हैं, 1-2 मार्क्स के इसके अंदर से आपका आ जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। सो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। अगर कोई भी आपका सजेशन हो कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शो सम सपोर्ट। थैंक यू।